आज हम एक बहुत ही फैसिनेटिंग किताब को अनपैक करने वाले हैं, पैट्रिक किंग की रीड पीपल लाइक अ बुक। बेसिकली लोगों को समझने का एक चीट कोड। हम सब सोचते हैं कि हम लोगों को पढ़ना जानते हैं, पर कितनी बार हम पूरी तरह गलत साबित होते हैं। अक्सर। और यही इस किताब का कोर आइडिया है। इसका मकसद किसी का दिमाग पढ़ना या शर्लॉक होम्स बनना नहीं है। हाँ, मकसद है उन छोटे छोटे क्लूज को पकड़ना जो लोग अनजाने में हमें देते हैं, उनके शब्दों से, उनकी बॉडी लैंग्वेज से, यहाँ तक कि उनके डेस्क पर पड़ी चीजों से भी। आज हम इन्हीं तरीकों पर गहरी नजर डालेंगे। बिल्कुल। राइट। तो ये एक तरह की सुपर पावर है जिसे सीखा जा सकता है। चलिए इसे खोलकर समझते हैं। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हम अक्सर लोगों को समझने में गलतियां कहाँ करते हैं। किताब इसी से शुरू होती है। हाँ, और सबसे पहली और बड़ी गलती है कन्फर्मेशन बायस। कन्फर्मेशन बायस। हमें लगता है कि हम लोगों को समझने में माहिर हैं, क्योंकि हम सिर्फ उन मौकों को याद रखते हैं जब हम सही थे। जब हम किसी के बारे में सोचते हैं, मुझे तो पहले ही पता था ये ऐसा ही निकलेगा, और वो वैसा ही निकलता है, तो हम अपनी पीठ थपथपाते हैं। और उन 10 मौकों को भूल जाते हैं जब हम पूरी तरह गलत थे। मुझे याद है, एक बार मुझे लगा था कि मेरा एक कोवर्कर मुझसे बहुत चिढ़ता है, क्योंकि वो कभी मुस्कुराता नहीं था। महीनों बाद पता चला कि वो बस एक बहुत ही शाय और रिजर्व्ड इंसान है। मैंने उसकी पर्सनैलिटी को अपने ऊपर ले लिया था। एग्जैक्टली। और यहीं पर किताब का दूसरा नियम आता है, किसी एक संकेत का कोई मतलब नहीं होता। अच्छा। आपने सिर्फ न मुस्कुराने को देखा, हो सकता है किसी की आंखें कहीं और देख रही हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो झूठ बोल रहा है। हो सकता है वहां दीवार पर कोई दिलचस्प तस्वीर लगी हो। कॉन्टेक्स्ट यानी संदर्भ सब कुछ है। और इसी से जुड़ा है बेसलाइन का कॉन्सेप्ट। ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। हाँ, बेसलाइन। किताब में एक उदाहरण है कि आप किसी पार्टी में जाते हैं और एक आदमी आपसे बहुत गर्मजोशी से मिलता है, हाथ मिलाता है, आपकी तारीफ करता है। आपको लगता है वाह, ये तो मुझ में काफी दिलचस्पी ले रहा है। बिल्कुल। लेकिन फिर आप देखते हैं हाँ, कि वो अगले 5 लोगों से भी ठीक वैसे ही मिल रहा है। एग्जैक्टली। वो उसकी बेसलाइन है, वो उसका सामान्य व्यवहार है। वो एक एक्सट्रोवर्ट है, तो आपके प्रति उसका कोई खास झुकाव नहीं था। किसी के सामान्य व्यवहार को समझे बिना आप उनके बदलावों को नहीं पकड़ सकते। मतलब जब वो एक्सट्रोवर्ट इंसान अचानक शांत हो जाए तब वो एक साइन है। बिल्कुल। ये कल्चरल डिफरेंसेस पर भी लागू होता है। जैसे अमेरिका में आई कांटेक्ट करना भरोसे की निशानी है, लेकिन कई एशियाई देशों में, जैसे जापान में, लगातार घूरना असम्मानजनक माना जा सकता है। सही बात है। तो कॉन्टेक्स्ट और कल्चर को समझे बिना हम बहुत गलत नतीजे निकाल सकते हैं। और शायद सबसे बड़ी बाधा तो हम खुद है। मतलब हमारी अपनी भावनाएं, हमारे अपने अनुभव। अगर हाल ही में किसी ने हमें धोखा दिया है, तो हम अगले हर इंसान पर शक कर सकते हैं। हाँ, हम अपनी इनसिक्योरिटी उस पर प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं। इसलिए दूसरों को समझने से पहले खुद को समझना बहुत जरूरी है। तो अगर हमें इन गलतियों से बचना है, तो हमें सतही व्यवहार से आगे जाकर उसके पीछे की प्रेरणा या मोटिवेशन को समझना होगा। किताब में इसके लिए कुछ मॉडल्स दिए गए हैं। हाँ, और सबसे फंडामेंटल मॉडल है सिगमंड फ्रॉइड का प्लेजर प्रिंसिपल। ये सुनने में बड़ा हैवी लगता है, पर आइडिया बहुत सिंपल है। क्या है वो? कि इंसान का हर काम 2 चीजों से चलता है, सुख पाना या दर्द से बचना। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है जो सब कुछ बदल देता है। बिल्कुल। ट्विस्ट ये है कि दर्द से बचने की हमारी प्रेरणा सुख पाने की इच्छा से कहीं ज्यादा मजबूत होती है। इसे लॉस अवर्जन भी कहते हैं। अच्छा। किताब कहती है कि हम 1000 रुपए का इनाम जीतने के लिए जितनी मेहनत करेंगे, उससे कहीं ज्यादा मेहनत 1000 रुपए का जुर्माना बचाने के लिए करेंगे। हम कुछ खोने से बहुत ज्यादा डरते हैं। मतलब अगर हमें किसी को समझना है, तो ये देखना ज्यादा जरूरी है कि वो किस चीज से बच रहा है, बजाय इसके कि वो क्या पाना चाहता है। That's a powerful lens। बिल्कुल। इसी से जुड़ा वो मिर्च मसाले वाले टिड्डों का उदाहरण है ना? हाँ, वो ब्रिलियंट एग्जाम्पल है। मेक्सिको में मसालेदार टिड्डे, ग्रास हॉपर्स, एक स्नैक है। अब हम में से ज्यादा तो लोगों ने कभी टिड्डा नहीं खाया होगा। नहीं, मैंने तो नहीं खाया। लेकिन सिर्फ उसे खाने का ख्याल ही हमें अजीब लग सकता है। हमारे दिमाग में घिनौना स्वाद या कीड़ा खाने का दर्द वो पहले ही रजिस्टर हो जाता है। और हमारा दिमाग उस काल्पनिक दर्द से बचने के लिए हमें उसे ट्राई करने से भी रोकेगा, भले ही वो असल में बहुत टेस्टी हो। सही बात है। यहाँ हमारी कल्पना असलियत से ज्यादा ताकतवर साबित होती है। तो लोगों पर भी यही लागू होता है। हाँ, वो किसी प्रमोशन के लिए इसलिए मेहनत नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्हें सक्सेस चाहिए, बल्कि इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो फेलियर के दर्द से बचना चाहते हैं। मोटिवेशन को समझने का एक गहरा तरीका है। मोटिवेशन को समझने का एक और मशहूर मॉडल है मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स। ये एक पिरामिड जैसा है। हाँ,
और ये कहता है कि हमारी ज़रूरतें एक एक क्रम में पूरी होती हैं। सबसे नीचे हैं शारीरिक ज़रूरतें, खाना, पानी, नींद, सुरक्षा। और जब तक ये पूरी नहीं होती, हम ऊपर की चीज़ों के बारे में नहीं सोच सकते, जैसे प्यार, अपनापन, सेल्फ एस्टीम, और सबसे ऊपर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचना। तो किसी से बात करते वक्त ये समझना कि वो इस पिरामिड के किस लेवल पे है, ये बहुत जरूरी है। किताब में वो महिला आश्रय वाला उदाहरण है, वो इसे बहुत अच्छे से समझाता है। हाँ, एक काउंसलर बताती है कि जब कोई महिला पहली बार शेल्टर में आती है तो वो पिरामिड के सबसे निचले स्तर पर होती है। उसकी पहली जरूरत है सुरक्षा। बिल्कुल। उस वक्त अगर काउंसलर उससे माफी, आत्मसम्मान या भविष्य के सपनों की बात करे तो वो बेकार है। लेकिन वही महिला जब कुछ महीने वहां गुजार लेती है, सुरक्षित महसूस करती है, तब उसे अपनेपन और कम्युनिटी की जरूरत महसूस हो सकती है। एग्जैक्टली, तब काउंसलर उससे उस स्तर पर बात करती है। तो बेसिकली आपको सामने वाले की करंट रियलिटी को समझना होगा। लेकिन कई बार ऐसा नहीं लगता कि लोग अपनी जरूरतों के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ अपनी बात को सही साबित करने के लिए लड़ रहे होते हैं। दैट फील्स लाइक अ होल डिफरेंट मोटिवेशन। एग्जैक्टली। और वहीं पर ईगो का बचाव वाला कॉन्सेप्ट आता है। हमारा दिमाग सही साबित होने को सुरक्षित रहने जितना ही जरूरी मानता है। तो कोई भी गलत साबित होना पसंद नहीं करता। बिल्कुल नहीं। और हमारा ईगो खुद को बचाने के लिए डिफेंस मैकेनिज्म का इस्तेमाल करता है। इसके दो सबसे आम तरीके हैं। पहला है डिनायल, मतलब सच को मानने से इनकार कर देना। हाँ, जैसे कोई खराब ड्राइवर जिसका बार बार एक्सीडेंट होता है, वो ये मानने को ही तैयार नहीं होता कि गलती उसकी है। वो हमेशा सड़क, मौसम या दूसरे ड्राइवरों को दोष देगा, क्योंकि सच एक्सेप्ट करने से उसके ईगो को चोट पहुंचेगी। बिल्कुल, उसके मैं एक अच्छा ड्राइवर हूं वाले ईगो को। और दूसरा है रैशनलाइजेशन। ये तो हम सब दिन में 10 बार करते हैं। हाँ। जब हम नई नौकरी के इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं तो हम ये नहीं कहते कि शायद मेरी तैयारी कम थी। हम कहते हैं अरे वो कंपनी का कल्चर ही ठीक नहीं था। ये अंगूर खट्टे हैं वाला क्लासिक केस है। हम कहानी को बदलकर अपनी ईगो को बचाते हैं। तो जब कोई बहस में अजीब तर्क दे रहा हो तो हो सकता है कि वो सच में ऐसा नहीं सोचता, बल्कि वो सिर्फ अपनी ईगो को बचाने की कोशिश कर रहा हो। बिल्कुल। ओके, तो हमने समझ लिया कि लोगों के एक्शंस के पीछे क्या मोटिवेशंस हो सकते हैं। अब बात करते हैं उन संकेतों की जो हमारा शरीर देता है, भले ही हमारे शब्द कुछ भी कह रहे हों। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इसमें माइक्रो एक्सप्रेशंस का जिक्र है। हाँ, ये डॉक्टर पॉल एकमैन का काम है। माइक्रो एक्सप्रेशंस चेहरे पर आने वाले वो भाव हैं जो 1 सेकंड के 15वें या 30वें हिस्से के लिए ही आते हैं। इतने तेज? हाँ, इतने तेज होते हैं कि हम उन्हें कॉन्शियसली नोटिस नहीं कर पाते, लेकिन ये हमारी सच्ची भावनाओं को दिखाते हैं। जैसे कोई कह रहा हो, हाँ मैं तुम्हारे इस आइडिया से बहुत खुश हूं, लेकिन एक पल के लिए उसके चेहरे पर घृणा या डिसगस्ट का भाव आए और चला जाए। बिल्कुल। एकमैन ने 7 यूनिवर्सल माइक्रो एक्सप्रेशंस की पहचान की है। खुशी, उदासी, गुस्सा, डर, घृणा, आश्चर्य और तिरस्कार, कंटेम्प्ट। और ये दुनिया भर में एक जैसे होते हैं? हाँ, असली खुशी की मुस्कान सिर्फ होठों तक नहीं, आंखों तक पहुंचती है। आंखों के किनारे सिकुड़ते हैं। इसे डूशेन स्माइल कहते हैं। अगर किसी की आंखें नहीं मुस्कुरा रही तो शायद वो मुस्कान सच्ची नहीं है। ये तो हुई चेहरे की बात। बॉडी लैंग्वेज के बारे में पूर्व FBI एजेंट जो नवारो के इनसाइट्स भी कमाल के हैं। वो कहते हैं हमारा लिम्बिक ब्रेन जो भावनाओं को कंट्रोल करता है, वो शब्दों से ज्यादा तेजी से शरीर को रिएक्ट करने के लिए कहता है। और ये रिएक्शंस अक्सर हमारी सच्ची भावनाओं को उजागर करते हैं। खासकर जब हम तनाव में होते हैं, तब हम अनजाने में शांत करने वाले व्यवहार, पैसिफाइंग बिहेवियर्स करते हैं। जैसे अपनी गर्दन को छूना, माथे को सहलाना, होठों को सिकोड़ना या बालों में हाथ फेरना। 1 मिनट, लेकिन मैं तो कभी कभी बस ऐसे ही गर्दन पर हाथ फेर लेता हूँ जब मैं कुछ सोच रहा होता हूँ। तो हर बार इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं अनकंफर्टेबल हूँ। हम इसे गलत भी तो पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छा पॉइंट है। और इसीलिए किताब में जो नवारो का सबसे बड़ा नियम है, एक सिग्नल कोई सिग्नल नहीं होता। अच्छा? आपको सिग्नल्स के क्लस्टर यानी समूह को देखना होगा। अगर कोई सिर्फ गर्दन छू रहा है तो शायद वो कुछ सोच रहा है, लेकिन अगर कोई गर्दन छू रहा है, साथ में उसके कंधे भी झुके हैं, वो आई कांटेक्ट भी अवॉइड कर रहा है और उसके पैर दरवाजे की तरफ है, अब ये एक पैटर्न बनता है। हाँ, जो बता रहा है कि वो यहाँ से जाना चाहता है। कॉन्टेक्स्ट इज की। और शरीर का फैलना या सिकुड़ना भी एक बड़ा संकेत है। हाँ, जब हम कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं तो हम ज्यादा जगह लेते हैं। हाँ, हाथ फैलाकर बैठना, छाती चौड़ी करना। और जब हम डरे हुए, असहज या शर्मिंदा होते हैं तो
हम सिकुड़ जाते हैं। हाथ पैर सिकुड़ कर बैठना, खुद को छोटा दिखाने की कोशिश करना, ये एक बहुत ही प्रिमिटिव इंस्टिंक्ट है खतरे के समय खुद को बचाने का। तो अब हमारे पास मोटिवेशंस और नॉन वर्बल क्यूज को समझने के टूल्स हैं, पर क्या लोगों को और तेजी से समझने का कोई तरीका है? किताब में थिन स्लाइसिंग नाम की एक टेक्निक का जिक्र है। ये सुनने में तो जादू जैसा लगता है। ये जादू नहीं है, ये नॉन कॉन्शियस पैटर्न रिकग्निशन है। हमारा दिमाग बिना बताए ही छोटे छोटे संकेतों को इकट्ठा करके एक बड़ा नतीजा निकालता है। जैसे शोधकर्ता जॉन गॉटमैन का फेमस उदाहरण है। वो एक शादीशुदा जोड़े की बातचीत को सिर्फ कुछ मिनट देखकर 95% सटीकता से बता सकते थे कि वो 15 साल बाद भी साथ रहेंगे या नहीं। सिर्फ कुछ मिनट? 95%। वो ऐसा क्या देखते थे? वो 4 चीजें देखते थे जिन्हें वो 4 हॉर्समैन ऑफ द एपोकलिप्स कहते थे, लेकिन उनमें सबसे बड़ा इंडिकेटर था तिरस्कार, कंटेम्प्ट। अच्छा। अगर बातचीत की उस थिन स्लाइस में एक पार्टनर दूसरे के प्रति तिरस्कार का भाव दिखाता है, जैसे आंखें घुमाना, आई रोलिंग या मजाक उड़ाना, तो गॉटमैन के लिए बहुत बड़ा रेड फ्लैग था। वाह, हमारा सबकॉन्शियस दिमाग भी ऐसे ही छोटे छोटे पैटर्न पकड़ता है। बिल्कुल। और हम सिर्फ लोगों को ही नहीं, बल्कि उनके सामान और उनकी जगहों को देखकर भी बहुत कुछ समझ सकते हैं, शर्लॉक होम्स की तरह। हाँ, सैम गॉसलिंग की किताब स्नूप का जिक्र है। गॉसलिंग कहते हैं कि हमारा कमरा या हमारा ऑफिस हमारी पर्सनालिटी का आईना होता है। एक दिलचस्प स्टडी में पाया गया कि आप किसी की बेडरूम को देखकर उनके राजनीतिक झुकाव का अंदाजा लगा सकते हैं। अच्छा, ये कैसे? स्टडी के मुताबिक रूढ़िवादी कंजर्वेटिव्स उन लोगों के कमरे ज्यादा साफ सुथरे, व्यवस्थित और फंक्शनल होते हैं। वहां आपको कैलेंडर, स्पोर्ट्स का सामान या झंडे जैसी चीजें मिल सकती हैं। जबकि उदारवादी मतलब लिबरल्स उन लोगों के कमरों में ज्यादा किताबें, आर्ट, संगीत के सीडीज और सांस्कृतिक चीजें मिलती हैं, और उनके कमरे थोड़े थोड़े अव्यवस्थित हो सकते हैं। तो जो लोग कहते हैं कि उनका कमरा ऑर्गेनाइज्ड कियोस है, वो असल में उदारवादी होने का सबूत दे रहे हैं। मुझे आज अपने बिखरे हुए डेस्क का एक अच्छा बहाना मिल गया। कह सकते हैं। पॉइंट ये है कि लोग अपनी चॉइसेस से अपनी पर्सनैलिटी के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। और आखिर में लोगों के वैल्यूज को समझने का एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है उनसे सीधे सवाल पूछने की बजाय अप्रत्यक्ष सवाल पूछना। बिल्कुल, ये पूछने की बजाय कि आपके लिए जीवन में क्या महत्वपूर्ण है, आपको एक किताबी जवाब मिलेगा। हाँ, सब कहेंगे परिवार, ईमानदारी। राइट। इसकी जगह ये पूछें, आप किस तरह के इनाम के लिए सबसे ज्यादा मेहनत करेंगे और किस सजा से बचने के लिए। इससे आपको उनके प्लेजर प्रिंसिपल और लॉस अवर्जन के बारे में पता चलेगा। या ये पूछें कि आप कहाँ पैसा खर्च करना पसंद करते हैं और कहाँ बचाने की कोशिश करते हैं। हाँ, लोग जिन चीजों पर अपना समय, पैसा और ऊर्जा लगाते हैं, वही उनके असली मूल्य होते हैं, न कि वो जो वो कहते हैं। सही बात है। अगर कोई कहता है कि परिवार उसके लिए सबसे जरूरी है, लेकिन वो अपना सारा खाली समय और पैसा अपने हॉबीज पर खर्च करता है, तो आपको एक डिस्कनेक्ट दिखाई देता है। ये कॉन्क्रीट जानकारी है। हाँ, ये आपको बताती है कि उनके लिए असल में क्या मैटर करता है, न कि वो दुनिया को क्या दिखाना चाहते हैं। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर समेटें, तो लोगों को समझना सिर्फ एक गट फीलिंग नहीं, बल्कि एक स्किल है जिसे प्रैक्टिस से बेहतर किया जा सकता है। हमें कॉन्टेक्स्ट, बेसलाइन और कल्चरल डिफरेंसेस को हमेशा ध्यान में रखना होगा। हमने मोटिवेशंस के पीछे के मॉडल्स को समझा, सुख पाने और दर्द से बचने की हमारी डीप सीटेड जरूरत, मैस्लोज हायरार्की, और अपनी ईगो को बचाने की हमारी मजबूत इच्छा। और हमने देखा कि हमारी बॉडी लैंग्वेज, हाँ, और हमारे आसपास की चीजें भी हमारी कहानी कहती हैं, अक्सर शब्दों से ज्यादा ईमानदारी से। ये सब जानने के बाद अब सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल ये है कि जब हम दूसरों को समझने के लिए इतने सारे टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या हम एक पल रुककर ये सोच सकते हैं कि हमारा अपना व्यवहार, हमारी अपनी बॉडी लैंग्वेज और हमारे अप्रत्यक्ष शब्द हमारे बारे में दूसरों को क्या बता रहे हैं? शायद कुछ ऐसा जिसे हम खुद भी नहीं जानते।